नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। आज से कुछ दिनों पहले अहमदाबाद में जो दर्दनाक विमान हादसा हुआ, उसने निश्चित तौर पे हम सभी को झकझोर के रख दिया है। वो एक ऐसा विमान हादसा है जिसने हम सभी को हिलाकर रख दिया है। और जो मानवीय त्रासदी है वो तो है ही, उसको तो हम समझ ही सकते हैं, हम सभी उस बात को महसूस कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी मानवीय नुकसान की घटनाएं उसमें सामने आई हैं कि किस प्रकार से परिवार बिखर गए और लोग जो है एक दूसरे से अलग हो गए। कुछ लोग जिनकी मृत्यु हो गई वो शायद अब अपने परिवार से, शायद क्या, अब अपने परिवार से कभी भी नहीं मिल पाएंगे। लेकिन इसके अलावा एक और चीज जिस पर ध्यान केंद्रित इस पूरी घटना ने किया, वो था एयरलाइन की सिक्योरिटी। कि जो वायुयान हवा में उड़ते हैं और एक अच्छी खासी ऊंचाई पर उड़ते हैं, क्या वो उतने सुरक्षित हैं जितना उनको माना जाता है? तो ऐसे में आज मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दूंगा जो है बोइंग के विमानों के बारे में। याद रखिए, अहमदाबाद में जिस प्लेन का क्रैश हुआ वो बोइंग कंपनी का बनाया हुआ था। एक अमेरिकी कंपनी है बोइंग, बहुत बड़ी कंपनी है। और इनफैक्ट देखा जाए तो दुनिया में एयरलाइंस में एक तरह की डुओपली है। ये क्या होती है आपको बताऊंगा। तो बोइंग कंपनी का बनाया हुआ यह विमान था जिसका ये क्रैश हुआ। लेकिन बोइंग कंपनी पर अपने सिक्योरिटी स्टैंडर्ड से समझौता करने का यह कोई पहली बार आरोप नहीं लगा है। ऐसे पहले भी पिछले कुछ वर्षों से, यहां करीब करीब पिछले 2 दशकों से बोइंग कंपनी पर लगातार ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि उनके हवाई जहाज जो हैं, उनके विमान जो हैं, वो सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड से पूरी तरह से दक्ष नहीं है, उतने अच्छे नहीं हैं जितने ये पहले हुआ करते थे। तो ऐसा क्या हुआ? जबकि बोइंग अगर आप देखें तो एविएशन के क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनियों में से एक आज भी है और बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती रही है हमेशा से। तो ऐसा क्या हुआ? तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिस कहानी में हमको पता चलेगा कि कई बार बिजनेस डील्स जो होती हैं, बिजनेस में जो सामान्य तौर पे आप एक्विजिशन करते हो, किसी कंपनी को खरीद लेते हो, कई बार उस तरह की डील्स किस तरीके से किसी कंपनी को नुकसान पहुंचाती हैं। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये क्लासिक एग्जांपल है कि किस तरह से एक बिजनेस जो कि एक अच्छा चल रहा था, किस तरह से एक कंपनी जिसकी एक प्रतिष्ठा थी वो अपनी प्रतिष्ठा को कैसे गंवा देती है। चलिए, तो इसके पहले आपको बताऊंगा कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो और अगर आप उस तैयारी में अनअकैडमी की मदद लेना चाहते हैं तो भाई अभी हमारे सभी सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ है। 6 महीने तक का फ्री एक्सटेंशन है। आपको अतुल जैन कोड लगाना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा? अतुल जैन कोड लगाना होगा। अतुल जैन कोड के साथ आप केवल 22,999 रुपए में यह सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर सकते हो। इसमें आपकी पूरी जीएस की पढ़ाई, यानी कि आपका पूरा प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, आपका सीसैट, प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, सब आपका इसमें शामिल हो जाएगा। और याद रखिए, देश के सबसे बेहतरीन शिक्षक आपको अनअकैडमी पर मिलेंगे। तो भाई आज ही आप अनअकैडमी से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि दुनिया में जो ये एविएशन का जो सिस्टम है, अगर मैं एविएशन यानी कि हवाई जहाजों के व्यापार की बात करूं तो इसमें क्या है? इसमें एक डुओपोली चल रही है। डुओपोली क्या होता है? डुओपोली का मतलब होता है जहां पर बेसिकली 2 कंपनियों ने पूरे बाजार पर कब्जा कर रखा हो। जहां पर मतलब एक तो होती है मोनोपोली। मोनोपोली मतलब एक कंपनी है, वही पूरे बाजार पे काबिज है, ये होती है मोनोपोली। डुओपोली जो होती है वो क्या होती है? वो होती है जहां पर एक नहीं 2 कंपनियां हैं, लेकिन बस 2 ही कंपनियां हैं। और कंपनियां जो है वो इतनी छोटी हैं या इतना उनका माइनर कंट्रीब्यूशन है कि आप उनको ना के बराबर मान सकते हो। तो सिविल एविएशन जो है, यानी कि नागरिकों को उड़ाने का, जो हवाई जहाज बनाने का, जो सिविल हवाई जहाज हैं, इनको बनाने का जो बिजनेस है, इसमें एक डुओपोली है। एक कंपनी है बोइंग, जिसके बारे में हम बात कर ही रहे हैं, और दूसरी कंपनी है एयरबस। तो भाई ये जो 2 कंपनियां हैं, ये 2 कंपनियां जो हैं, ये अपने आप में एक बस इन्हीं का पूरी तरह से शासन चलता है। इन कंपनियों के अलावा और कोई कंपनी ऐसी नहीं है कि भाई, और कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसको आप कह सके माफ कीजिएगा, कि भाई वो मतलब उसका कोई ज्यादा आधिपत्य है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि 99% मार्केट जो है वो इन दोनों कंपनियों ने ही कब्जा रखा है। इसके अलावा कुछ और कंपनियां हैं जैसे लॉकहीड मार्टिन। इसमें से बोइंग जो है वो अमेरिकी है, एयरबस जो है वो यूरोपियन कंपनी है।
तो इन दोनों कंपनियों ने इस पूरे बाजार पर कब्जा कर रखा है। इन दोनों कंपनियों ने एक प्रकार से पूरे बाजार पर इनका पूरी तरह से कब्जा है। देखिए, अर्थव्यवस्था में जहां भी कहीं या तो एकाधिकार या फिर डुओपली जैसी कोई व्यवस्था आती है, तो फिर निश्चित तौर पर हम यह मान सकते हैं कि उसमें एक तो गुणवत्ता में कमी आ सकती है, दूसरा प्राइस कल्यूजन हो सकता है ना। गुणवत्ता में कमी मतलब यार दो ही कंपनियां हैं, दोनों ने, जब मार्केट में जितना कंपटीशन होगा क्वालिटी उतनी बेहतर होगी। यह बात क्लियर है कि नहीं है? अगर दो ही कंपनियां हैं तो आपके पास बेंचमार्क हमेशा दूसरी कंपनी होती है। अगर मैं अपनी क्वालिटी में ज्यादा सुधार करना चाहता हूं, क्योंकि क्वालिटी में सुधार करना महंगा होता है, तो मैं देखूंगा यार सामने वाले की क्वालिटी कैसी है, बस मेरे को उससे थोड़ी बेहतर बनानी है या उससे मिलती जुलती क्वालिटी बनानी है। मैं कभी भी एक्सीलेंस की तरफ नहीं जाता। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई अगर दो ही कंपनी है, मुझे पता है कि ग्राहक जो आएगा हम दोनों में से ही किसी से खरीदेगा, तो मैं बस सामने वाले से बेहतर थोड़ा सा प्रोडक्ट बना लूं वो काफी है। बहुत ज्यादा अच्छा बनाने का मुझे कोई खास इंसेंटिव है नहीं। तो डुओपली जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है किसी भी मार्केट में। एविएशन में पिछले काफी समय से डुओपली की स्थापना है, डुओपली काफी ज्यादा समय से चल रही है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है एविएशन के मार्केट की, जिसको हमें समझना चाहिए। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम बात करें खास तौर पे बोइंग की, क्योंकि अभी जो है विवाद में आपकी बोइंग कंपनी ही है, तो यार बोइंग एक कंपनी के तौर पर एक बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी मानी जाती थी आज से कुछ समय पहले तक। इनफैक्ट बोइंग के बारे में यह कहा जाता था कि बोइंग वॉज एन इंजीनियर्स पैराडाइज। इस कंपनी का जो रेपुटेशन भी थी वो माना जाता था कि यार ये इंजीनियर्स पैराडाइज है। मतलब अगर आप एक इंजीनियर हैं, अगर आप एक इंजीनियरिंग वाला काम करना चाहते हैं, बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, बहुत ही शानदार सिस्टम्स बनाना चाहते हैं, तो बोइंग ऐसी कंपनी थी जो इन चीजों को एनकरेज करती थी, इनको प्रोत्साहित करती थी। इंजीनियर रन कंपनी इसको माना जाता था। याद रखिए, सिविल एविएशन के क्षेत्र में अगर आप कोई भी बदलाव करते हैं, कोई भी इनोवेशन करते हैं, तो वो महंगा होता है, वो सस्ता नहीं होता। बोइंग की जो इमेज, जो रेपुटेशन होती थी, वो ऐसी होती थी कि ये खर्च का परवाह नहीं करती थी, कि अच्छी क्वालिटी का उत्पाद बनाने के लिए ये खर्च की परवाह नहीं करेगी। जितना खर्चा हो रहा है, कोई बात नहीं, माफ कीजिएगा, लेकिन हमको जो है इसको और बेहतर बनाते रहना है और बढ़िया करते जाना है। ये बोइंग कंपनी का जो है एक मोटो होता था, ये उसके बाजार में छवि, बाजार में उसकी इमेज भी ऐसी ही होती थी। फिर क्या हुआ? फिर आया 1997। 1997 जो है ये बोइंग कंपनी के लिए एक टर्न अराउंड साल था, क्योंकि 1997 में बोइंग कंपनी ने क्या किया? एक एक्विजिशन किया। एक्विजिशन मतलब एक दूसरी कंपनी को खरीद लिया, और ये दूसरी कंपनी थी मैकडॉनल्ड डगलस। एक दूसरी एविएशन कंपनी थी मैकडॉनल्ड डगलस। इस नाम की इस कंपनी को बोइंग ने क्या किया? $14 बिलियन में खरीद लिया। काफी बड़ी सेल थी, आप समझ सकते हैं, काफी बड़ी खरीदारी थी। करीब $14 बिलियन में बोइंग ने क्या किया? मैकडॉनल्ड डगलस नाम की इस कंपनी को खरीद लिया। अब बेटा ये जो खरीदारी थी, ये जो मैकडॉनल्ड डगलस जब आ गई, मैकडॉनल्ड डगलस जो है अपेक्षाकृत एक छोटी कंपनी थी। मैकडॉनल्ड डगलस जो है अपेक्षाकृत कम तजुर्बे वाली कंपनी थी, और मैकडॉनल्ड डगलस की जो छवि भी थी वो बोइंग जैसी नहीं थी। यहां तक कि मैकडॉनल्ड डगलस का जो सीईओ थे, जो उनके टॉप मैनेजमेंट थे, और उनके पास कोई एविएशन का एक्सपीरियंस नहीं था। उनको हवाई जहाज बनाने का, उड़ाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। जो एक इनके सीईओ थे फिल कॉन्डेट, हाँ, तो भाई इसके अलावा जो इनके क्या बोलते हैं, जो इनके मैकडॉनल्ड के इनके सीईओ थे हेनरी स्टोन साइफर, तो ये जो आपके मैकडॉनल्ड डगलस के जो उच्च अधिकारी थे, इनके पास किसी प्रकार का कोई एविएशन का एक्सपीरियंस नहीं था। अब देखिए, आमतौर पे क्या होता है, जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर करती है, तो जो कंपनी अक्वायर करती है उसका आधिपत्य बना रहता है। पर बोइंग वाले इस एक्विजिशन के केस में थोड़ा सा उल्टा हो गया। जो मैकडॉनल्ड डगलस का टॉप मैनेजमेंट था, जो इसका टॉप मैनेजमेंट था, वो बोइंग पर हावी हो गया। ये क्या हो गया? बेसिकली इसका टॉप मैनेजमेंट इस नई एंटिटी का टॉप मैनेजमेंट बन गया। जो बोइंग और मैकडॉनल्ड डगलस को मिलाकर जो एक संयुक्त इकाई बनी, उस संयुक्त इकाई का टॉप मैनेजमेंट क्या बन गया
ये मैकडॉनल्ड डगलस का ही टॉप मैनेजमेंट बन गया। और यहां से बोइंग की कल्चर में आपको एक जो है कल्चरल परिवर्तन आपको नजर आना शुरू होता है। वो बोइंग कंपनी जो कभी खर्चे की परवाह नहीं करती थी, केवल एक्सीलेंस की बातें करती थी, उस कंपनी में एक अफोर्डेबिलिटी का यानी कि सस्ते प्रोडक्शन का कल्चर आ गया कि हमको क्या करना है, कॉस्ट कटिंग करनी है, एक सस्ता प्रोडक्शन करना है, हमको अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना है। ये वाला कल्चर जो है, ये कल्चर बोइंग कंपनी में आ गया। एक अफोर्डेबिलिटी का कल्चर आ गया कि हमको हर चीज ऐसी बनानी है जो कि अफोर्डेबल हो। अगर चीज अफोर्डेबल नहीं है तो हम उसको नहीं बनाएंगे। ये वाला एक कल्चरल शिफ्ट जो है, ये वाली एक कल्चरल जो है, ये बोइंग में आनी शुरू हो गई। ठीक है, यहां तक कि इन्होंने क्या किया, अपनी एयरलाइन के काफी सारे ऐसे क्रिटिकल फंक्शंस थे, काफी सारे ऐसे क्रिटिकल फंक्शंस थे जो वो पहले खुद करते थे, पर अब उन्होंने सस्ते में कराने के लिए आउटसोर्स करने शुरू कर दिए। यार देखो, जब आप अपनी कंपनी की चीजें, अपनी कंपनी का काम आउटसोर्स करते हो तो आपको क्वालिटी पर तो कड़ी नजर रखनी पड़ती है। अगर आप क्वालिटी का मैनेजमेंट नहीं कर पाते हो तो आउटसोर्सिंग आपको हमेशा बड़ा नुकसान करती है, बड़ी महंगी पड़ती है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो आपने क्या करना शुरू कर दिया, आपने इस पूरे काम को आउटसोर्स करना शुरू कर दिया। यहां तक कि इस कंपनी का जो इंजीनियरिंग हेडक्वार्टर है, भाई एक एयरलाइन कंपनी में इंजीनियरिंग हेडक्वार्टर तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। इंजीनियरिंग हेडक्वार्टर को भी, जो बोइंग का हेडक्वार्टर होता था सिएटल, वहां से मैकडॉनल्ड डगलस का जो हेडक्वार्टर था शिकागो, वहां लेकर जाया गया। यानी कि आपका इंजीनियरिंग हेडक्वार्टर भी बदल दिया गया। और वहां से क्या हुआ, अब ये कंपनी ध्यान देने लगी कि हमको केवल बिजनेस पे ध्यान देना है। हमको जो है ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है, याद रखिएगा, ये बोइंग के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स में लिखा जा चुका है। ठीक है, तो यहां से एक क्लियर परिवर्तन आपको बोइंग की कल्चर में शुरू हुआ। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि अब इन्होंने क्या किया, एक अमेरिकन एयरलाइंस नाम की एक एयरलाइन थी, एक अमेरिकन एयरलाइंस नाम की एयरलाइन थी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। तो अमेरिकन एयरलाइंस को छोटे जहाज चाहिए थे। उनको क्या चाहिए था, सस्ते और छोटे जहाजों की आवश्यकता थी। तो उसके लिए क्या कर दिया था, एयरबस ने एक मॉडल बनाया। जो एयरबस नाम की कंपनी थी उसने एक मॉडल बनाया, एयरबस 320 नियो। ये मॉडल उन्होंने बनाया और अमेरिकन एयरलाइन ने कहा कि हम इसको खरीद लेंगे। अब बोइंग को लगा यार ये तो नुकसान हो गया, इतना बड़ा ऑर्डर आने वाला है, ये सारा का सारा जो है ये A320 नियो को चला जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है तुरंत क्या करना शुरू कर दिया, अपने जो एग्जिस्टिंग 737 प्लेन थे, बोइंग ने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपने 737, मतलब सोचिए एक तरीका तो यह है कि आपको एक हल्का प्लेन चाहिए, छोटा प्लेन चाहिए, तो आप स्क्रैच से नया बनाओ ना यार। उन्होंने क्या कर दिया, जो एग्जिस्टिंग मॉडल है उसी में बोला कि इसके पहिए बदल दो, इसका कुछ मशीनरी बदल दो, कुछ ऐसा कर दो, वैसा कर दो। इस प्रकार की चीजें करके इन्होंने, बोइंग ने अपने 737 में बदलाव करके 737 मैक्स नाम का हवाई जहाज बनाया। और बेटा ये हवाई जहाज इन्होंने बेचा और उसके बाद 2018 में 2 बार 737 मैक्स क्रैश हुआ। 737 मैक्स जो है, इसके क्रैश की 2 घटनाएं हुई अमेरिका के अंदर और कई 100 लोग जो हैं वो इसमें मारे गए। यानी कि जान माल की, अब देखो हवाई जहाज क्रैश होगा तो जान माल का नुकसान तो होगा ही होगा। इसके अलावा अभी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा, अभी कुछ दिनों पहले नहीं, करीब 1.5 साल हो गया, अब तो काफी टाइम हो गया, 2024 में जनवरी में आपको याद होगा, आप लोगों ने शायद सोशल मीडिया पे वीडियो देखा हो कि एक हवाई जहाज जो है वो उतर रहा था, लैंडिंग के समय अचानक उसका दरवाजा टूट गया। एक बड़ा डरावना सा वीडियो था कि उसका वो टूट गया, लोग कुर्सियां पकड़ पकड़ के बैठे हैं, बड़ी तेजी से हवा आ रही है, सामान उड़ रहा है, किसी तरह से पायलट ने लैंड करा दिया और उसमें किसी की जान नहीं गई। तो 2018 में 2 दुर्घटनाएं हुई। इसके अलावा 2024 में दरवाजा टूटने का मामला हुआ और इसके अलावा इस बीच में भी छोटी मोटी समस्याएं बोइंग में लगातार आती रही हैं। बोइंग में जो है इस प्रकार की समस्याएं जो हैं वो निश्चित तौर पर लगातार आती रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें जो है कोई समस्या, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है।
तो यहां पर एक सवाल यह आता है कि बोइंग की जो गुणवत्ता है उसमें इतनी कमी आई है, यह देखा गया है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है जो 787 था, तो वो 787 की गुणवत्ता की जांच जो है भारत कर रहा है, भारत ने करवाई है। ये कहा गया है कि भाई ऐसा कोई 787 में कोई प्रॉब्लम नहीं पाई गई, लेकिन एक बात को और नोटिस कीजिए कि जब से ये एयर क्रैश हुआ है उसके बाद से लगातार अब एयरलाइंस ने अपने नॉर्म थोड़े सख्त किए हैं, तो कई सारी उड़ानें कैंसिल हो रही हैं। तो पॉइंट यह है, एक तो सबसे पहले हमको इन कंपनियों के साथ सख्ती करनी चाहिए कि यार किसी भी तरह का क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। दूसरा, एक प्योर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो इस सब के पीछे क्या है, इस सब के पीछे वास्तविकता में यह डुओपोली है कि जब तक कहां पर केवल दो कंपनियां रहेंगी, जब तक मार्केट में ज्यादा कंपटीशन नहीं आएगा, तब तक इस तरह की चीजें चलती रहेंगी। तो मार्केट में और ज्यादा कंपटीशन आना जरूरी है, और ज्यादा प्रतिस्पर्धा आनी जरूरी है, और एयरलाइन मेकर कंपनियां आनी जरूरी हैं। जैसे चाइना की एक कंपनी का आजकल नाम चल रहा है, चाइना की एक कंपनी आने वाली है जिसका नाम है कोमैक। तो ये कोमैक नाम की कंपनी जो है ये भी वायुयान निर्माता होने वाली है। तो आने वाले समय में ये माना जा रहा है कि ये भी एक बड़ा प्लेयर बनने वाला है हवाई जहाजों के क्षेत्र में। लेकिन कुल मिलाकर हमको एक ज्यादा बेहतर नॉर्म्स की आवश्यकता है, डुओपोली से को छोड़ने की आवश्यकता है। और एक प्रकार से ये भी दिखाता है, जो आपको मैंने आज बताया, कि किस प्रकार से जब आपके कॉरपोरेट कंपनियों में आपके सिद्धांत बदल जाते हैं, तो सिद्धांत के बदलने के कारण किस तरीके से आपका जो प्रोडक्शन है, आपका जो उत्पाद है, उसको भी नुकसान पहुंचता है। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही, इस बात को आप याद रखिएगा। और जाते जाते आपको एक बात फिर से बता दूं कि अगर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी में अनअकैडमी की सहायता लेना चाहते हैं तो भाई अतुल जैन कोड लगाकर आप जुड़ सकते हैं हमारे सब्सक्रिप्शन से। केवल 22,999 में अभी 50% ऑफ इस पर चल रहा है। ठीक है, तो इसका तुरंत लाभ उठाइए और अपनी तैयारी को एक सही सुदृढ़ आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।